गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब पर। अब से पहले जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे पुष्प की संरचना। उसमें हमने पढ़ा था सहायक चक्र, आवश्यक चक्र। उसके बाद हमने नरजनन अंग के बारे में पढ़ा था, पुमंग के बारे में। किसके बारे में? पुमंग के बारे में। पुमंग के अंदर हम उसके 3 भागों के बारे में पढ़ चुके थे। इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? स्टेमन, जो स्टेमन होता है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यानी पराग कोश की संरचना। क्या पढ़ेंगे आज हम? पराग कोश की संरचना। क्या पढ़ेंगे हम? पराग कोश की संरचना के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि एंथर होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए, जो एंथर होता है इसके अंदर मुख्यतः 4 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? भित्तियां पाई जाती हैं। मतलब परागकोश 4 भित्ति युक्त होता है। कैसा होता है? 4 भित्ति युक्त होता है। तो इसकी जो सबसे बाहरी जो भित्ति है या फिर जो बाहरी जो आवरण है वो कहलाता है एपिडर्मिस। क्या कहलाता है? इसका जो सबसे बाह्य आवरण है ये कहलाता है एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस जो होता है ये एकल झिल्ली होती है। ये कैसी होती है? एकल झिल्ली होती है, या हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं की एक परत होती है। अब ये देखो, सबसे बाहर आवरण है, सबसे बाहर वाला आवरण है, तो क्या काम करेगा? ये एकल झिल्ली होती है जो सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। क्या बनाती है? जो सुरक्षात्मक आवरण का क्या करती है? निर्माण करती है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? एंथर है। ये पूरा का पूरा क्या है? एंथर। तो एंथर के जो सबसे बाहर वाली जो सिंगल सेल से जो बनी हुई जो लेयर है ये क्या कहलाती है? सिंगल सेलुलर जो लेयर है ये कहलाती है क्या? एपिडर्मिस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है। इसके साथ ही हम देखेंगे ये परागकोश की सबसे बाह्य संरचना है। बाह्य संरचना है तो क्या है? सुरक्षात्मक आवरण है, एकल कोशिकीय क्या है? झिल्ली है। अब क्या होता है कि कुछ पादपों में क्या होती है, जैसे शुष्क पादप हैं। कौन से पादपों में? शुष्क पादपों में। शुष्क आवरण में रहने वाले पादपों में एपिडर्मिस शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इसके केवल अवशेष नजर आते हैं। इसके क्या नजर आते हैं? इसके केवल अवशेष नजर आते हैं। एपिडर्मिस क्या होती है? जैसे शुष्क आवास है, जैसे रेगिस्तान में रहने वाले जो पादप हैं उनकी एपिडर्मिस क्या होती है? अतिशीघ्र ही नष्ट हो जाती है। और अतिशीघ्र ही नष्ट होने के कारण क्या दिखते हैं? इसके केवल अवशेष नजर आते हैं। इसके अलावा एक प्लांट है एलेजियम। एलेजियम पादप की
जो एपिडर्मिस है इसमें स्टोमेटा यानी रंध्र उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? रंध्र। एलिजियम नामक एक पादप होता है। एलिजियम क्या होता है? एक पादप होता है जिसके परागकोश की जो बाह्य जो एपिडर्मिस है, किसकी? परागकोश की यानी एंथर की जो एपिडर्मिस है, इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही क्या होता है, जैसे जैसे एंथर का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे क्या होता है एंथर का आकार बढ़ता है, तो जो ये कोशिकाएं हैं, एंथर का आकार बढ़ने पर एपिडर्मिस की जो सेल्स जो होती हैं ये तनी हुई होती है। कैसी होती हैं? तनी हुई। यानी जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा तो ये क्या होती है, एक दूसरे की तरफ खिंच जाती हैं, तन जाती हैं। ठीक है, यानी एंथर का आकार जब बढ़ता है तो एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं ये खिंची हुई या फिर कैसी होती हैं? तनी हुई होती हैं। ये तो हो गई इसकी सबसे बाह्य लेयर, सबसे आउटर जो लेयर होती है वो हो गई, जिसका नाम क्या है? एपिडर्मिस। इसके बाद जो इसकी दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण लेयर है, इसका नाम है एंडोथीशियम। क्या नाम है? एंडोथीशियम। अंतःस्थ त्वचा। क्या नाम है? अंतःस्थ त्वचा कहते हैं इसको। एंडोथीशियम में क्या होता है? एंडोथीशियम एपिडर्मिस के एकदम नीचे उपस्थित एक परत होती है जो थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, और केवल इसमें भी क्या होती है? एक कोशिकीय परत होती है, सिंगल कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर होती है। यानी एंडोथीशियम में कोशिकाओं की एकल परत होती है। कैसी परत होती है? एकल परत होती है। ये जो एकल परत होती है इसकी कोशिकाओं की बाह्य भित्ति, इसकी कोशिकाओं की बाह्य भित्ति पतली, थिन, जबकि अरिय व आंतरिक भित्ति मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी। और ये मोटी क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का क्या पाया जाता है? जमाव पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये है एपिडर्मिस, ये पूरी पूरी क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या है? एंडोथीशियम है। ये पूरी की पूरी क्या है? एंडोथीशियम है। अब एंडोथीशियम की जो बाहर वाली जो परत है, यानी जो बाहर वाली जो झिल्ली है इसकी कोशिकाओं वाली, ये तो थिन है, ये बहुत ही ज्यादा पतली है। लेकिन इसकी जो अरिय यानी जो पार्श्व भाग में है, और जो कौन सी है, जो अंदर की तरफ जो है, जो आंतरिक भाग की तरफ जो भित्ति है, वो क्या पाई जाती है? मोटी पाई जाती है। मोटी क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया जाता है? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का क्या होता है? जमाव होता है। इसके साथ ही इसका जो अरिय भाग जो होता है, इसके ऊपर कैलोज बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैलोज बॉन्ड उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जहां जहां पर ये कैलोज बॉन्ड उपस्थित नहीं होते हैं, जहां पे क्या नहीं होते हैं, जहां पे ये कैलोज बॉन्ड उपस्थित नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं स्टोमियम। क्या कहलाते हैं? स्टोमियम कहलाते हैं। जैसे देखो ये वाला भाग है, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर क्या है? अल्फा सेल्यूलोज का जमाव है, साथ में कैलोज बॉन्ड भी है यहाँ पे। लेकिन ये वाली सेल और ये वाली सेल, इन दोनों सेल में क्या है? किसी प्रकार का कोई ना तो तंतुवत, ना तो सेल्यूलोज की फाइबर है, और ना ही क्या है? कैलोज बॉन्ड उपस्थित है। जब ये दोनों चीजें उपस्थित नहीं है तो ऐसी जो स्थिति कहलाती है वो स्टोमियम कहलाती है। ये स्थिति क्या कहलाती है? स्टोमियम कहलाती है। अब ये काम क्या आती है? जैसे जैसे एंथर परिपक्व होगा, परागकणों को बाहर निकलना होगा, तो इन्हीं भागों से क्या होता है? प्रस्फुटन होता है। इन्हीं भागों से क्या होता है? इन्हीं जो ये जो पार्ट होते हैं, तो स्टोमियम वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से क्या होता है? जो परागकण है
वो झिल्ली टूटती है, झिल्ली टूटने के बाद परागकण यहाँ से क्या निकलते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट है जिसका नाम है मिडिल लेयर, जिसका नाम क्या है, मिडिल लेयर, जिसको बोलते हैं मध्य परत। मिडिल लेयर, मध्य परत। देखिए इसकी जो मध्य परत है इसके मुख्यतः देखो 2-3 काम है। सबसे पहले तो ये 1 से 3 स्तरीय होती है। कितनी स्तरीय होती है, 1 से 3। अब देखिए इसमें देखिए ये एपिडर्मिस, इसके बाद एंडोथीशियम, इसके नीचे आपको दिख रही है 2 कोशिकाओं की एक परत। जो ये वाली जो परत है ये कहलाती है मिडिल लेयर। ये 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने 3 बनाई है, यहाँ पे कितनी बनाई है हमने, 3 बनाई है। ये एंथर का टीएस है, इस टीएस में देखिए हमने कितनी लेयर बनाई है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के ऊपर हमने अल्फा सेलुलोज का क्या दर्शाया है, फाइबर दर्शाए हैं। ठीक है, कुछ सेल्स को हमने फ्री छोड़ा है जो स्टोमियम है। इसके अंदर क्या है, एक 3 परतीय संरचना है, 3 स्तरीय संरचना है, जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। ये जो मिडिल लेयर है ये मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी होती है। ये किससे बनी होती है, मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित। ये मृदुतकीय कोशिकाओं से क्या होती है, निर्मित होती है। साथ ही साथ क्या करती है, इसकी जो आंतरिक जो परत होती है, इसकी जो क्या करती है, जो आंतरिक परत होती है, ठीक है ना, उसको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। इसकी आंतरिक परत कौन सी है, टेपिटम है। टेपिटम को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है, ये अल्पजीवी होती है। ये क्या होती है, अल्पजीवी होती है, अर्थात पराग कणों के निर्माण से पूर्व नष्ट हो जाती है। ये थी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या होती है, 1 से 3 स्तरीय होती है। किसके नीचे होती है, एंडोथीशियम के नीचे पाई जाती है। मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी हुई होती है। टेपिटम को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। और पोषण प्रदान करने के बाद क्या होती है, पराग कणों के निर्माण से पहले क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करती है, ये भोजन का संग्रहण करने का कार्य करती है। ये क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती है। किसका संग्रहण करती है, भोजन का संग्रहण करती है। इसके बाद जो अगली जो लेयर है, चौथी जो लेयर है, उसका नाम है टेपिटम। उसका नाम क्या है, टेपिटम। उसका नाम क्या है, टेपिटम। ये पोषणीय परत है भाई। ये क्या है, ये एंथर की पोषणीय क्या है, परत है। यह एंथर की सबसे आंतरिक परत है, जो मदर माइक्रोस्पोर जो मदर सेल जो होती हैं उनके साथ क्या होती है, संपर्क में होती है। और माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होती है उनको क्या देने का काम करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है। अतः इसे क्या कहते हैं, पोषणीय परत कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, पोषणीय परत कहते हैं। ठीक है, प्रारंभ में जो टेपिटम होती है ये डिप्लॉयड होती है। ये क्या होती है, प्रारंभ में डिप्लॉयड होती है इसकी कोशिकाएं, प्रारंभ में डिप्लॉयड होती हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है ये पॉलीप्लॉयड हो जाती हैं तथा मल्टीन्यूक्लिएट हो जाती है। तथा क्या कितनी हो जाती हैं, ये
बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। पहले तो क्या होती है, ये डिप्लॉइड होती हैं, द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? द्विगुणित। लेकिन बाद में क्या हो जाती हैं? ये बहुकेंद्रित हो जाती हैं तथा बहुगुणित हो जाती हैं। ठीक है, ये टेपिटम हो गया। ठीक है, टेपिटम करती क्या है? ये सीधे के सीधे माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होती है उनको पोषण देने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। टेपिटम की जो सेल्स होती हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? टेपिटम की जो कोशिकाएं जो होती हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है अमीबीय, और एक होता है स्रावित टेपिटम। अमीबिया टेपिटम और स्रावित टेपिटम होता है। हम टेपिटम के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। टेपिटम के हमने दो प्रकार बताए थे, अमीबिया टेपिटम और स्रावी टेपिटम। अमीबिया टेपिटम क्या होता है? अमीबिया टेपिटम प्राइमेटिव जो एंजियोस्पर्म होता है इसमें उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका जो भित्ति होती है वो जल्दी क्या हो जाती है? अपहासित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इससे क्या होता है? इसका जो जीव द्रव्य जो होता है, इसका क्या होता है? जो जीव द्रव्य होता है वो पराग कोष्ठ में फैल जाता है, विसरित हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये जो जीव द्रव्य है ये माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है इसके चारों तरफ क्या बना लेता है? एक परत का निर्माण कर लेता है या फिर इनको घेर लेता है। और ये जो स्थिति जो कहलाती है ये कहलाती है पेरीप्लाज्मोडियम लिक्विड कहलाती है। मतलब जब जीव द्रव्य संयुक्त हो जाता है तो क्या कहलाता है? पेरीप्लाज्मोडियम लिक्विड कहलाता है। और इस प्रकार का जो अमीबिया जो टेपिटम है किसमें पाया जाता है? टाइफा में पाया जाता है, ब्यूटोमॉस इत्यादि के अंदर उपस्थित होता है। दूसरा है स्रावी टेपिटम। देखो नाम से ही पता लग रहा है स्रावी, यानी किसी ना किसी चीज का क्या करेगा? स्राव करेगा। किस चीज का स्राव करता है? ये बीजाणु मात्र जो जनन जो कोशिकाएं होती हैं, बीजाणु जनन मात्र जो कोशिकाएं होती हैं तब से लेके और जब तक पराग कण बनते हैं तब तक जितने भी पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है वो मदर सेल को देने का काम कौन करता है? स्रावी टेपिटम करता है। कौन करता है? स्रावी टेपिटम करता है। और इसमें क्या होता है? जब इसकी पराग कोष्ठ की जब मदर जो सेल होती है उसमें अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो इनकी जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है इसके अंदर एक संरचना उपस्थित होती है जिसको बोलते हैं प्रोयूबिज बॉडी। क्या बोलते हैं? प्रोयूबिज बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोयूबिज बॉडी के ऊपर स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ का क्या होता है? निक्षेपण पाया जाता है। क्या हो जाता है? निक्षेपण हो जाता है। और जैसे ही स्पोरोपोलेनिन का निक्षेपण होगा तो ये क्या बन जाएंगे? प्रोयूबिज बॉडी से यूबिज बॉडीज में क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो स्रावी जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? पराग कणों के निर्माण के बाद भी हमें स्पष्ट नजर आती हैं, जबकि अमीबे की क्या होती हैं? जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। पराग कणों के निर्माण से पहले इसकी भित्ति जो होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट। लेकिन स्रावी टेपिटम की जो भित्ति है वो निर्माण के बाद भी क्या आती है? स्पष्ट नजर आती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस। टेपिटम के फंक्शंस क्या होते हैं? पराग मात्र कोशिकाओं को पोषण देना। सबसे पहला काम क्या है? जो पराग जो मात्र जो कोशिकाएं हैं इनको क्या देने का काम करता है? टेपिटम इनको पोषण देने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है, और जो ये प्रो जो यूबीज बॉडीज हैं, प्रो यूबीज जो बॉडीज हैं ये क्या करती हैं? एक्जाइन का निर्माण करती हैं। पराग कण के बाहर किसका निर्माण करती हैं? बाह्य चोल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? बाह्य चोल का निर्माण करती हैं। ठीक है, और टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं ये पोलन किट का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? पोलन किट का निर्माण करती हैं। ये क्या है? टेपिटम के फंक्शंस हैं। सबसे पहला पोषण देने का काम करते हैं। सॉरी भाई, सबसे पहले पोषण देने का काम करती हैं। दूसरा काम क्या है इनका? पोलन किट का निर्माण करती हैं। तीसरा काम क्या है? एक्जाइन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करती हैं? एक्जाइन का निर्माण करते हैं, जो पराग कण का बाह्य चोल है। जो क्या है? पराग कण का बाह्य चोल है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा? एंथर को हमने पढ़ा है। एंथर में सबसे बाहर क्या होती है? एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। क्या होती है? सिंगल सेलुलर लेयर होती है, एक स्तरीय परत होती है। इसके बाद हमने दूसरी पढ़ा, ये एंडोथीशियम होती है।
ये भी एकल परत होती है। इसके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज का क्या पाया जाता है, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का क्या पाया जाता है, निक्षेपण पाया जाता है। साथ में इसके ऊपर इनमें कैलोज बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, कैलोज बॉन्ड होते हैं। जहां पे ये दोनों नहीं होते हैं वो स्टोमियम होता है, वो क्या होता है, स्टोमियम। स्टोमियम क्या काम आता है, स्टोमियम काम आता है जब पराग कण जब बाहर निकलते हैं टेपिटम को तोड़कर, तो टूटते कहां से, वो यहीं से टूटते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बारे में हमने बताया, जो मिडिल लेयर होती है अल्पजीवी होती है, शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, 1 से 3 स्तरीय होती है। ठीक है, भोजन का संग्रहण करके रखने का काम करती है। उसके बाद हमने पढ़ा टेपिटम। टेपिटम क्या होती है एक प्रकार की पोषणीय परत है। शुरू में द्विगुणित होती है, बाद में बहुगुणित हो जाती है, बहुकेंद्रकीय हो जाती है। ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, अमीबीय टेपिटम, स्रावी टेपिटम। अमीबीय टेपिटम के बारे में हमने पढ़ा, प्राइमेटिव एंजियोस्पर्म में उपस्थित होता है, किसकी कोशिका भित्ति जल्दी नष्ट हो जाती है, जीव द्वारा किसमें फैल जाता है, पूरे के पूरे जो पराग जो कोष्ठ होता है उसके अंदर फैल जाता है। ठीक है, फैलने के बाद क्या करता है, माइक्रोस्पोर जो मदर सेल जो होती हैं उनके ऊपर क्या करता है, ये उनके चारों तरफ जम जाता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा स्रावी। इसके नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करती है, पोषक पदार्थों का स्राव करती है, यानी पोषक पदार्थों को छोड़ने का, रिलीज करने का काम करती है। इसके अंदर प्रोयूबीज बॉडीज होती हैं जो एग्जाइन का निर्माण करती हैं। प्रोयूबीज बॉडीज के ऊपर स्पोरोपोलिन उपस्थित होता है। जब ये उपस्थित हो जाता है तो ये कहलाने लग जाती हैं, जो बीज बॉडीज कहलाने लग जाती है। ठीक है, और इसके सबसे सेंटर पार्ट में कौन होता है, सेंटर पार्ट में होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, जो क्या करती हैं, पराग कणों का निर्माण करती हैं। तो अब हम अगले वीडियो में पराग कणों के निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।